शुरू करते हैं मेरे भाई। रेशियो, ठीक है जी। पिछली क्लास में मैंने आपको रेशियो के मर्ज करने वाले जो सवाल हैं वो सारे खत्म करा दिए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में एक साथ सारा बता दिया था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और हमने लास्ट क्लास तक रेशियो के मर्ज करने वाले जो सवाल हैं मैंने बेसिक से भी और ऑप्शन मेथड से कैसे करने वो सारे समझा दिए थे। तो बच्चों वो सभी आपको समझ में आ गए? वो आप सभी को समझ में आ गए? हां जी, क्योंकि आज मैं अगला टाइप पढ़ाने वाला हूं। अगला टाइप, चलो बच्चों शुरू करते हैं। रेशियो का अगला टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे सवाल भी ज्यादा है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझेगा, कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद जो है सवाल करेगा। देखो बच्चों, सब लोग एक बात बताना, मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, मान लीजिए 2/5, 4/10, ठीक है भाई, और इसके बाद मान लीजिए मेरे दोस्तों आपका 8/20। क्या ये सारी फ्रैक्शन बराबर हैं? क्या ये सारी फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं कि नहीं है? बताइए। मैंने आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखी हैं, कुछ भिन्न लिखी हैं, या कुछ रेशियो हैं। क्या ये सारे फ्रैक्शन या रेशियो बराबर है? हां जी बराबर है। ये है 2/5, 4/10, अगर 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये भी 2/5 है। अगर यहां 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये भी 2/5 है। तो सारी फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं। बिल्कुल है, आप बोलोगे यस सर, ये सारी फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं। अब एक बात जरा गौर से समझना, अगर मैं इनके अंश को जोड़ दूं, अगर मैं इनके न्यूमरेटर को जोड़ दूं, यानी किस तरीके से 2 + 4 + 8, और नीचे भी मेरे दोस्तों मैं इनके न्यूमरेटर को जोड़ देता हूं 5 + 10 + 20, नीचे भी इनके डिनोमिनेटर को जोड़ देता हूं, सॉरी, यानी कि मैंने इसके इन सभी के अंश जोड़ लिए और मैंने इनके हर भी जोड़ लिए। क्या ये अब भी बराबर है? क्या ये बच्चों अब भी बराबर है? अगर आप देखोगे अब भी इसकी वैल्यू बराबर आएगी मेरे भाई, देख लो चाहे। 2 4 6 8 14, ऊपर 14 हो गया, नीचे देखिए 2 4 6 8 14, और नीचे देखो क्या हो गया 5 10 15 20 35, 14/35, और ये किससे कट रहा है? 7 से। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये अब भी बराबर है 2/5। अब भी इसका मान 2/5 ही है। यानी कि आपने एक बात गौर करी मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक बात समझा कि अगर बहुत सारी फ्रैक्शंस आपस में बराबर हैं, उनके अंश और हर में सेम एक्शन किया जाए तो भी ये बराबर ही रहेगा। अब भी मेरे दोस्तों बराबर ही है। इसका कारण ये है कि मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से, कि भाई अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लेता हूं, 2, तो क्या बच जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ऊपर ये बचेगा। नीचे से क्या कॉमन आ रहा? 5, नीचे से 5 कॉमन आ रहा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। हमने ऊपर नीचे सेम एक्शन किया है, हमने अंश को जोड़ा तो नीचे भी हर को जोड़ा है। जब ऊपर जोड़ा है अंश को, नीचे हर को जोड़ा है, तो ऊपर और नीचे ये सेम चीज कट जाएगी, ये सेम चीज होने की वजह से कट जाएगी, और आपका 2/5 ही बचेगा, 2/5 ही बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखो तो मेरे भाई ये देखिए, ये क्या है? 2/5, ये 2/5 है फ्रैक्शन। आप इसको देखिए, ये क्या? 4/10, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है। आप ये देखो, ये क्या? 4 दुनिया 4 पंजे भी, ये भी 2/5 है। ऊपर भी प्लस हो रहा है, नीचे भी प्लस हो रहा है। अगर हर एक फ्रैक्शन 2/5 है, तो अगर मैं इनके अंश और हर को ऐसे जोड़ दूंगा, ये भी 2/5 ही आएगा। अंश और हर में सेम एक्शन होना चाहिए, अंश और हर में सेम एक्शन होना चाहिए मेरे भाई, सेम। अब एक बच्चा ऐसे कहता है, एक बच्चा ऐसे कहता है, सर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है। सर मैं पहली और दो को, सर मैं पहली और दूसरी को जोड़ता हूं और मैं तीसरी को घटाता हूं। आपने ये एक्शन किया तो नीचे भी सेम करना है, पहली 2 फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है और तीसरी वाली को मेरे प्यारे भी घटाना है, तीसरी वाली को घटाना है। अब चेक कर लो, ये अब भी बराबर ही आएगा।
अब चेक कर लो, अब भी इसका मान 2/5 ही आएगा, क्योंकि आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 + 2 - 4। नीचे से 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 + 2 - 4। अगर मैंने ऊपर नीचे सेम एक्शन किया है, पहली दो को जोड़ा, तीसरी घटाई, पहली दो फ्रैक्शन जोड़ी, तीसरी घटाई, तो ये ऊपर नीचे सेम होने से कट जाएगा, 2/5 ही आना है। क्लियर है? यानी कि अगर बहुत सारी फ्रैक्शंस आपस में बराबर हैं, अगर उनमें सेम एक्शन किया जाए, जैसा एक्शन अंश में जोड़ना घटाने का, गुणा भाग नहीं, जोड़ने घटाने का, तो मेरे भाई ये सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। और गौर से देखा जाए तो ये देखो, ये क्या है 2/5, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ये कितना है 2/5। आगे ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये भी कितना है 2/5। अरे सब कुछ अगर 2/5 है, ऊपर नीचे सेम एक्शन हो रहा है, प्लस माइनस, इसका मतलब हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होगी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया होगा, इसलिए मैं हर बात को एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, क्लियर। ठीक है जी। अब यानी कि प्यारे बच्चों, मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन है a/b, दूसरा फ्रैक्शन है मान लीजिए c/d, तीसरा फ्रैक्शन है मान लीजिए e/f, और आगे भी हो सकता है, चौथा भी फ्रैक्शन हो सकता है, अगर ये सारी फ्रैक्शन बराबर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम एक्शन किया जाए, सेम, तो भी इक्वली आएगा। अगर सपोज मैं इनको जोड़ देता हूं, a + c + इनके अंश को जोड़ दिया और इनके डिनोमिनेटर, इनके हर को जोड़ दिया, b + d + f, तो भी ये इक्वल ही रहेगा मेरे भाई, तो भी सबकी वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं मेरे भाई कि एक बच्चा कहे सर मैं पहली में से दूसरी घटाऊंगा, तीसरी को जोड़ूंगा, तो नीचे भी आपको यही चीज करनी है, पहली में से दूसरी घटाऊंगा, तीसरी को जोड़ूंगा, अब भी इन सब की वैल्यू सेम ही रहेगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, एमटीएस, सिटसेल, सीजीएल, सीपीओ, वॉटएवर, कुछ भी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं गणित उतना ही है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। हां, प्रीवियस सर के क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे खुद से, मॉक टेस्ट वो तो आप ही को करने हैं भाई। समझ में है? आप बोलोगे यस सर समझ में है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, अब बच्चे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, जरा सोच समझ के बताइएगा कि सही है। मान लीजिए मेरे भाई ये है इस तरीके से कि यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f, a/b बराबर c/d बराबर e/f, लिख दिया मैंने आपके सामने 7/4, ये 7/4 है। ठीक है जी, 7/4। क्लियर? ध्यान सुनते रहिएगा। यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 7/4 है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, तो ये बताओ a + c + e, a + c + e बटे b + d + f क्या होगा? बटे b + d + f क्या होगा? बताना जरा, अब बताइए जरा क्या आएगा जी। कोई भी पेपर जिसमें भी गणित आता है कि इस बैच के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सेम भाई। अगर a/b, c/d, e/f अगर सब 7/4 के बराबर है, तो देखो ये देखिए, ये फ्रैक्शन a/b है 7/4, c/d का मान भी 7/4, e/f का मान भी 7/4। अगर हर फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है, ऊपर नीचे सेम एक्शन है प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू भी 7/4 ही होगी, 7/4 ही आएगी, बात खत्म। कर लेंगे? समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज करके ये कर दूं, अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज करके ये कर दूं मैं, अब देखो बच्चे घूम जाएंगे, बच्चे घूम जाएंगे मेरे भाई। बताना जरा, अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा? मैंने आपसे पूछा कि यदि आपको दिया है a/b बराबर c/d बराबर e/f इक्वल टू 7/4, तो आपसे पूछ रहे हैं 2a + 3c - 5e
बटे 2b+3d -5f का मान क्या होगा? जल्दी से बताना, सोच समझ के। देखो भाई, आपको ये फ्रैक्शन दिए, हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है। हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है। ये आपसे पूछा गया। ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस माइनस सेम एक्शन है, ऊपर नीचे प्लस माइनस। बोलो, प्लस माइनस ऊपर नीचे। तो मेरे भाई ये क्या लिख रहा है? 2a/2b। ये a/b है। अगर मैं इसको देखूं तो 2 से 2 कट जाएगा, ये a/b कितना है? 7/4। ये देखिए, इसको अगर मैं देखूं 3 से 3 कट जाएगा, c/d कितना है? 7/4। यहां देखो, ऊपर नीचे सेम एक्शन हो रहा है, सेम एक्शन। ये देखिए, माइनस माइनस है, 5e/5f। अगर 5 से 5 कट जाएगा तो e/f क्या बचा? e/f क्या बचा? 7/4। इसकी वैल्यू भी 7/4 है, इसकी वैल्यू भी 7/4 है, इसकी वैल्यू भी 7/4 है। तो इसका मान भी 7/4 ही आएगा मेरे भाई। इसकी वैल्यू भी 7/4 ही आएगी, क्योंकि ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, ये भी 7/4। क्लियर है? आपको हर एक पे ध्यान देना है कि ऊपर नीचे सेम एक्शन होना चाहिए। हर एक को देखो इंडिपेंडेंटली, हर एक को मेरे भाई। और डिटेल में समझना है तो और डिटेल में, जैसे यहां 2a/2 भी लिखा है, ये a/b। क्या ऊपर नीचे 2 से गुणा नहीं हो सकता? 2 से, यहां देखिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा है। ये c/d में क्या आप ऊपर नीचे 3 से गुणा नहीं कर सकते? 3c/3d। यहां ऊपर नीचे 5 से गुणा है, क्या 5 से गुणा नहीं कर सकते? ऊपर नीचे 5 से गुणा। भाई इसका मान भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 है। दिख रहा है? ये फ्रैक्शन 7/4, ये फ्रैक्शन 7/4, ये फ्रैक्शन 7/4, तीनों का मान 7/4 है। जैसा एक्शन ऊपर किया जाए, अगर वैसा ही नीचे किया जाएगा तो 7/4 होगा। हमने क्या किया? ऊपर पहली 2 को जोड़ लिया और तीसरी घटा दी, नीचे भी पहली 2 जोड़ी, तीसरी घटा दी, तो अब भी तो 7/4 ही आना है। अब भी तो 7/4 ही आना है। आगे समझ में क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया, सही समझ में आ गया। अब आप, जैसे ये वाला सवाल आया सीजीएल के पेपर में, मुझे करके बताओ बच्चे। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है, देखो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको क्या आंसर है। बेसिक बात बहुत ध्यान सुननी चाहिए। यदि a/b = c/d = e/f 5/a/b = c/d = e/f 5/7 है। तो देखिए, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस प्लस, नीचे भी प्लस प्लस। 3a/3b 5/7, 5c/5d 5/7। अरे 11e/11f लिखा है, 11 कट जाएगा, e/f 5/7। जब सब कुछ 5/7 है तो जोड़ के भी तो 5/7 ही आएगा, 5/7। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको मजा आया होगा। ठीक है जी, चलिए अब यहां पे मेरे प्यारे भाई हल्का सा चेंज और करते। अगर इसी सवाल में देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनना। x² + 4c² + √5e² बटे xb²। सोच समझ के जवाब दीजिएगा बेटा प्लीज। +4d² +√5f²। इसका मान क्या होगा? एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे ना हम लोग, एक एक लेवल। बताइए बच्चों, इसका मान क्या होगा? जल्दी से करिए। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। बताइए बच्चों, सोच समझ के, गलती मत करिएगा, मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप मेरे कचरा गैंग के मेंबर हो, ठीक है? तो हर कचरा गैंग का मेंबर बहुत अच्छी तरीके से एक बारे में बताएगा, सोच समझ के।
यदि a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f बराबर 7/4, भाई ये 3 फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का मान भी 7/4 है, इसका मान भी 7/4 है, इसका मान भी 7/4 है, हर एक का मान 7/4 है, हर एक फ्रैक्शन का मान। क्या आंसर है? हर एक को ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, हर एक को ध्यान से देखो। अगर आप इसको देखोगे, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस प्लस, एक्स एक्स कट जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चे, ये क्या दिख रहा है आपको, 4 से 4 कट जाएगा, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस प्लस, √5 से √5 कट जाएगा, ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर। अगर हर एक का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी किसके बराबर है, 7/4 के स्क्वायर। अरे ये भी 7/4 का स्क्वायर है, ये भी 7/4 का स्क्वायर है, ये भी 7/4 का स्क्वायर है, तो क्या आंसर भी 7/4 का स्क्वायर नहीं आ जाएगा? 49/16, 49/16, 49/16 आंसर। बताइए क्या परेशानी है इसमें? आ गया? 7/4 का स्क्वायर 49/16, एकदम क्लियर है सभी बच्चों को। मुझे लगता है अगर आपको ये समझ में आया है तो ये वाला सवाल भी आप मुझे खुद से करके बताएंगे। ये वाला सवाल भी, सवाल नंबर 48, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे भाई। बोला है यदि P बटे Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर है 5/2, तो आपसे सवाल में क्या पूछा है बच्चे? आपसे सवाल में पूछा है AP³ माइनस BR³ प्लस CT³ बटे AQ³ माइनस BS³ प्लस CU³। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, जल्दी से बताइए। सवाल में आपको दिया है P बटे Q बराबर R बटे से 3 फ्रैक्शन है, P बटे Q, R बटे S, T बटे U, तीनों का मान 5/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे प्लीज ढंग से देखो, प्लीज ढंग से देखो, प्लीज गलती मत करो मनोज सेन, प्लीज। मुझे दुख होता है, मेरे सीने में दर्द होता है जब तुम गलत आंसर देखता हूं इतना पढ़ाने के बाद। कहीं मुझे हार्ट अटैक आ गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हैं? आई गेट वेरी सैड, प्लीज डोंट मेक मी सैड। बहुत बढ़िया भाई, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, माइनस प्लस सेम एक्शन है मेरे भाई। ये देखो क्या है, AP³ बटे AQ³, ए से ए कट जाएगा तो PQ बटे Q³ नहीं दिख रहा आपको? ये क्या आपको PQ बटे Q³ नहीं दिख रहा? बोलो हाँ जी, PQ बटे Q³। ऐसे अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, माइनस माइनस है, बी से बी कट जाएगा, R³ बटे S³। क्या ये आपको R³ बटे S³ नहीं दिख रहा? R³ बटे S³। ऐसे आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या है मेरे भाई, CT³ बटे C³, C से C कट जाएगा, क्या आपको ये T³ बटे U³ नहीं दिख रहा? अरे जब हर एक का क्यूब हो गया तो ये भी तो 5/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो आंसर भी क्या आएगा, 5/2 का होल क्यूब, यानी कि 2.5 का क्यूब। और 2.5 का क्यूब है 15.625, 2.5 का क्यूब है 15.625। ठीक है भाई, कर लोगे? ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी आंसर है। पावर 3 पे ध्यान ही नहीं दे रहे आप, पावर 3 करना है बेटा, हर एक में कर लेंगे। चलिए और आगे बढ़ते, ये सोचो, इसमें उल्टा सोचना है, इस सवाल में आपको उल्टा सोचना है। सवाल नंबर 49, मैं भी तो देखूं मेरे भाई। और ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का उल्टा सोचना है। यानी कि अगर कोई बच्चा रट के पढ़ाई करता है ना, वो नहीं कर पाएगा इसको। जिसने हमारी तरीके से ऐसे डीप में समझा होगा ना एग्जाम्पल से, वही कर पाएगा।
ये तो रट के भी कर लेंगे बच्चे, ये नहीं कर सकते, बताना जरा, उल्टा सोचना है। सबसे बढ़िया, वेरी गुड मक्खन कुमार जी। यदि a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बाई b3, ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं तीनों, और 5a1 स्क्वायर प्लस 6a2 स्क्वायर प्लस 7a3 स्क्वायर बटे 5b1 स्क्वायर प्लस 6b2 स्क्वायर प्लस 7b3 स्क्वायर बराबर 9। तो आपसे पूछा a1 बटे b1 प्लस a1 a2 बटे b1 b2 प्लस a1 a2 a3 बटे b1 b2 b3, इसका मान क्या है बताइए। जल्दी से भाई, इस चीज को ध्यान से देखो, हमें पता है ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, और जब मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये हो रहा है इस फ्रैक्शन का स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर बटे b2 स्क्वायर, ये a3 स्क्वायर बटे b3 स्क्वायर, भाई 7 7 कट जाएगा, a3 स्क्वायर, ये सब बराबर है, a1 स्क्वायर बटे b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर बटे b2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर बटे b3 स्क्वायर, सबका मान बराबर है, किसके बराबर आएगा 9। बराबर 9 तभी आ सकता है जब इसमें हर एक फ्रैक्शन के लिए 3 होगी, कि स्क्वायर करेंगे a1 बटे b1 का स्क्वायर 9, a2 बटे b2 का स्क्वायर 9, a3 बटे b3 का स्क्वायर 9, हर एक की वैल्यू 3 आ गई। उल्टा सोचना है, आपसे पूछा है, रख दो बेटा वैल्यू, a1 बटे b1 3, a2 बटे b2 3, 3 इंटू 3 प्लस ये क्या आएगा, ये भी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 27, 27 और 9 36, 36 आंसर आ गया, 3 तिया 9 प्लस 36 आंसर 39। 39 कैसे आ रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9, 36 आंसर है भाई, गड़बड़। अच्छा ये भी है, सॉरी ये 3 भी जोड़ना है, सॉरी ये 3 भी जोड़ना है, 39 आंसर है, हाँ जी ठीक है, ये 3 भी जोड़ना है, ये पहला वाला नहीं लिया हमने, 3 भी जोड़ना है स्टार्टिंग में, 3 प्लस 9 प्लस 27 क्या गया 39 आंसर, कर लोगे। आगे चलिए, ये बताओ, अब ये प्री के पेपर का आया हुआ सवाल है, थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है प्री के पेपर का, बताना। सवाल है, यदि a रेशियो b बराबर c रेशियो d, तो कौन सा अनुपात a रेशियो c के बराबर है। सवाल में क्या दिया, a रेशियो, रेशियो मतलब बटे, a बटे b बराबर c बटे d, सवाल में आपको ये दिया हुआ है बच्चे, a बटे b बराबर c बटे d, ये दिया है। तो आपसे पूछा a रेशियो c क्या होगा, यदि a बटे b बराबर c बटे d, तो ये पूछा है a रेशियो c कैसे आएगा, c को यहां नीचे ले आओ, तभी तो आएगा। अगर मैं c को नीचे ले आऊंगा तो ये b ऊपर जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा, b बटे डी, ये हो गया a बटे c बराबर b बटे डी आ गया, a बटे c बराबर b बटे डी, लेकिन आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा कोई, आंसर ये नहीं है, इनमें से ये नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, मैच नहीं कर रहा यहां से। तो भाई साहब आपसे a बटे c पूछा, एक बात सुनना, आपसे यही चीज पूछी, यही चीज, हालांकि ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, ये और ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, देखो ये ऑप्शन से थोड़ा सोचो, प्लस प्लस हो रहा है, तो अगर मैं इनके अंश को जोड़ देता हूं a प्लस बी, सेम एक्शन हर में डिनोमिनेटर में करता हूं c प्लस डी, तो अब भी तो बराबर ही रहेगा, ये अब भी तो बराबर ही रहेगा, यानी कि a बटे c का एक मान ये आ जाएगा, a प्लस बी बटे c प्लस डी, a प्लस बी रेशियो c प्लस डी, यानी कि डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया इस सवाल का। आया बच्चों मजा करके, मजा आया है, ये वाला सवाल करिए मेरे दोस्त, ये वाला सवाल नंबर 51 करना। यदि P बटे Q बराबर R बटे S, तो आपसे पूछा है P प्लस, बढ़िया सवाल है ये, P प्लस क्यू बटे R प्लस S का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया, गजब सवाल है मेरे भाई, गजब। सोचो, P प्लस क्यू, क्यू ऊपर आना चाहिए, देखो अगर मैं क्यू ऊपर ले जाऊंगा तो R नीचे लाना पड़ेगा,
सवाल में दिया है, अगर मैं क्यू पर ले जाऊंगा तो आर नीचे, पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस, ये आ जाएगा। क्यू पर आर नीचे, पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस। सवाल में आपको चाहिए पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, ये कैसा आएगा भाई? दोनों को जोड़ो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, अंश में अंश हर में हर, तो पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस ये आ जाएगा। पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस ये आ जाएगा। यानी कि P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, ये इसके भी बराबर है P बटे आर के, और ये इसके भी बराबर है मेरे दोस्तों क्यू बटे एस के, दोनों के बराबर आ गया। अब आपसे पूछा इसका स्क्वायर किसके बराबर है? स्क्वायर यानी कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से, और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है पता है? पहला वाला ऑप्शन। पता है कैसे? देखो, किस स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणा। अगर आपके सामने एन स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब एन की दो बार गुणा। अब यहां P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, इसका स्क्वायर है, इसकी दो बार गुणा, और इसकी दो बार गुणा का मतलब है भाई एक बार P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, ये P बटे आर है, एक तो इसका मान P बटे आर है मल्टीप्लाई, और एक इसका मान क्यू बटे एस, एक इसका मान क्यू बटे एस है कि नहीं भाई? दो बार गुणा, एक बार P बटे आर रख दिया और दूसरी बार क्यू बटे एस रख दिया, तो P क्यू बटे आर एस हो गया कि नहीं हो गया? P क्यू बटे आर एस। वेरी गुड गौरव चौरसिया जी। दो बार गुणा करनी है, एक बार P बटे आर रख दिया, इसकी जगह एक बार क्यू बटे एस रख दिया। कितना नया सा सवाल है, मुश्किल नहीं है पर नया सा सवाल है। और बहुत से बच्चों को लगेगा कि ये कोई एलजबरा का क्वेश्चन है। ये एलजबरा का सवाल है ही नहीं, ये रेशियो का सवाल है बच्चों, अनुपात चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये बीजगणित का सवाल है। आइए बच्चे, ये बताना जरा, चार क्वेश्चन है और इस पे सवाल नंबर 52, ये बताइए जी। सवाल में बोला है फाइंड ए का मान ज्ञात कीजिए इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड। देखो तीन चीजें आपको दी हैं सवाल में, आपको दिया है एक्स बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड। अगला है वाई बटे बराबर वाई बटे एक्स प्लस 3y प्लस जेड, वाई बटे एक्स प्लस 3y प्लस जेड बराबर जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस 3z, जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस 3z। ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों किसके बराबर हैं? 2a के बराबर है। ये तीनों किसके बराबर है बच्चे? 2a के बराबर। आपसे ए का मान पूछा है भाई साहब। अगर ये तीनों फ्रैक्शन सवाल में बराबर दिए हैं तो दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर मैं इनके न्यूमरेटर जोड़ देता हूं, यानी कि इनके अंश जोड़ देता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनके हर जोड़ देता हूं तो भी बराबर रहेगा। इनके हर जोड़ने पर क्या आएगा? 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x, वाई प्लस 3y प्लस वाई 5y, जेड प्लस जेड 2z प्लस 3z 5z, यानी कि नीचे आएगा 5x प्लस वाई प्लस जेड, 5x प्लस 5y प्लस 5z आएगा। 5 कॉमन ले लो। देखो सवाल में ये बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर नीचे से कट जाएगा, यानी कि हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/5 आ गई। हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू, इसका मान भी 1/5 है, इसका मान भी 1/5 है, इसका मान भी 1/5 है। हर एक फ्रैक्शन का मान 1/5 आ गया। जबकि सवाल कह रहा है हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 2a के बराबर है। सवाल ये कह रहा है कि ईच फ्रैक्शन इज 2a, तो a का जो मान आएगा स्मॉल ए, 2 नीचे आएगा, 2 पंजे 10, 1/10, तो स्मॉल ए का मान 1/10 है, 1/10। समझ में आया? सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। हर एक फ्रैक्शन को 2a कहा गया है, तो 2 नीचे लाएंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। बढ़िया सवाल, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये वाला सवाल आप ही मुझे करके बता दो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहां थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। बताइए, करो बच्चे।
सर मैथ से डर लगता है, ऐसा क्यों? बेटा हर दिमाग लगाने वाली चीज में डर लगता है। अब किसी को देखा मुझे हिस्ट्री पढ़ने से डर लगता है? मुझे पॉलिटी पढ़ने से डर लगता है? दिमाग नहीं लगाना है, रटना है बेटा। दिमाग का कोई प्रोसेस ज्यादा लगेगा नहीं, रटन तू है। गणित में दिमाग लगाना है भाई, ठीक है? जिन लोगों में थोड़ा दिमाग कम होता है उनको डर लगता है। गणित के क्षेत्र का दिमाग, ओवरऑल नहीं, गणित के क्षेत्र का दिमाग। बताओ। सबका आ गया ना डी ऑप्शन? ऊपर जोड़ोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 1/a प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा डी ऑप्शन। ठीक है ना? आसान है भाई। ये बताइएगा, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए हैं ये उनमें सबसे अच्छा सवाल है, और आज भी ये सीडीएस 2019 के पेपर का सवाल है, एसएससी में भी जरूर आएगा। आज भी अगर ये दे दिया जाए तो 90 नहीं 99% बच्चे गलत करेंगे। 99% बच्चे, पूछ लीजिएगा लाइब्रेरीज में जाके। चल, सवाल में दिया कि भाई ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है, a/b प्लस सी, a/b प्लस सी बराबर b/c प्लस a बराबर c/a प्लस b बराबर c/a प्लस b, a/b प्लस सी बराबर b/c प्लस a बराबर c/a प्लस b। ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है। तो बोला है ईच फ्रैक्शन किसके बराबर है, प्रत्येक फ्रैक्शन किसके बराबर है? बताइए बच्चों, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, तो मुझे मेरे भाई ये बताइए ये तीनों फ्रैक्शन किसके इक्वल हैं? ये तीनों फ्रैक्शन अगर आपस में बराबर हैं तो किसके इक्वल हैं, ये सवाल है। डी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर बच्चों का, ठीक है ना? चलो, कैसे किया स्टूडेंट आपने? कैसे किया कि भाई अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, देख के समझ आ रहा है कि अगर इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देता हूं अंश को, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इनके डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगा तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। दो कॉमन a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी काट दिया, तो क्या आ जाएगी? हर फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई, यानी कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली। ये आंसर आपने लगा दिया, जबकि ये आंसर गलत है। गलत नहीं कहेंगे, अधूरा आंसर है ये अधूरा आंसर है बेटे, गलत नहीं है, अधूरा आंसर, क्योंकि यहां लगा है ओनली। ईच फ्रैक्शन का मान केवल 1/2 के बराबर हो सकता है, होगा 1/2 के बराबर। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, यहां पे कानूनी दाव पेच फंस जाता है, एक लीगल पेच फंस जाता है मेरे भाई। आप a प्लस बी प्लस सी को ऊपर नीचे से तभी काट सकते हो जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर ना हो। आपको पता है अगर मैथमेटिक्स में 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन होता है, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पे दो केस बनते हैं। पहला केस कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर ए बी सी की वैल्यू ऐसी है कि a प्लस बी प्लस सी का मान इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के अलावा कोई नंबर है, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा।
तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट की गई है, अगर एबीसी का मान ऐसा दिया गया है मेरे प्यारे बंधु कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट कर दी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या आप ऊपर नीचे से ए प्लस बी प्लस सी काट पाओगे? नहीं काट पाओगे, कि गणित में 0/0 अलाउड ही नहीं है। तो मेरा इस तरीके से जोड़ने का प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। पिछले सवालों में देखो ध्यान से, हम इसलिए ऊपर नीचे से काट पाए क्योंकि यहां पे बोला था x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तब ऊपर नीचे से काट पाए। यहां भी बोला था, यहां तो नहीं बोला गया है, तो हमें सारे केस लेके चलने पड़ेंगे कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर 1/2 आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट हो गई, ऐसी सेट करके दी है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के बन गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जैसे ये देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो b प्लस सी का मान क्या आ जाएगा? -a आ जाएगा, -a। अगर b प्लस सी की वैल्यू, ये b प्लस सी -a आ गया, तो a/-a क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू -1। यहां देखिए c प्लस ए है, अगर मैं यहां से c प्लस ए निकालूं तो b उधर जाएगा माइनस का b। अगर मैं c प्लस ए की जगह -b रख देता हूं तो b से -b कट जाएगा -1। ऐसे ही यहां से a प्लस बी क्या आ जाएगा? -c। अगर a प्लस बी की जगह -c रख दिया जाए तो इससे कट गया -1। तो हर फ्रैक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी, हर फ्रैक्शन की वैल्यू। समझ में? तो इस केस में सवाल का आंसर आएगा -1। तो यहां पे दो आंसर बनते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ये फ्रैक्शन भी -1 बनेगी, ये फ्रैक्शन भी -1 होगी, ये फ्रैक्शन भी -1 होगी। क्यों होगी? मैंने आपको बता दिया। तो इस सवाल के दो आंसर हैं, या तो हर फ्रैक्शन 1/2 होगा, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2, और -1। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। इसलिए सीडीएस का सवाल है, कोई सड़क छाप पेपर का सवाल नहीं है ये। ठीक है ना? सीडीएस का सवाल है बेटा, कोई तुम्हारे एसएससी का सवाल थोड़ा ना है। इसलिए हम कहते हैं कि हम कंप्लीट टीचर हैं, क्योंकि हम आपको ये चीज भी पढ़ाएंगे जो सब पढ़ाते हैं। से 90% बच्चा कर लेगा, 90%। और हम आपको वो भी सिखाएंगे उसी टाइप में जिसे 90% नहीं कर पाएगा, तब जाके पूरी तैयारी होती है, पूरी तैयारी। क्योंकि गणित में 0 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। ठीक है? अभी थोड़ा बहुत आपका दिमाग छटपटा रहा होगा, एक बार घर पे जाके फिर से रिपीट करके देखिएगा कि मैंने क्या कहा। फिर से रिपीट करके देखिएगा एक बार घर पे जाके। इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन, अब इस वैरायटी का लास्ट सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 55। इजी सवाल आते हैं ना पवन रावत जी, उसमें इजी केवल। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा घर पे जाके। देखो मेरे भाई, सवाल ये था कि a/b प्लस सी बराबर b/c प्लस सी बराबर c/a प्लस बी। तीन फ्रैक्शन है, पूछा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ईच फ्रैक्शन किसके बराबर है। भाई जब ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है तो हमने नियम पढ़ा है कि आप इनके न्यूमरेटर को जोड़ दो, डिनोमिनेटर को जोड़ दो, तब भी इक्वल ही रहेगा। जब मैंने जोड़ा तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी, नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब ऊपर नीचे a प्लस बी प्लस सी सेम है, हम काट सकते हैं। लेकिन ऊपर नीचे से दो संख्याएं तभी कट सकती हैं जब वो 0 ना हो। तो यहां दो केस बन गए। अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, क्या आ जाएगी? हर फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2। लेकिन सवाल में अगर a b c की वैल्यू ऐसी सेट कर दी कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, तीनों का सम 0 हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो उस केस में हम इस तरीके से ऊपर नीचे से नहीं काट सकते a प्लस बी प्लस सी को, कि 0/0 अनडिफाइंड होता है। तो मैं इन तीनों को जोड़ ही नहीं सकता, ये प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। लेकिन जब मैं हर फ्रैक्शन को ध्यान से देखूंगा, जैसे लिखा हुआ a/b प्लस सी, अब b प्लस सी का मान क्या आएगा? a उधर जाएगा -a।
अब ये a बटे बी प्लस सी है, b प्लस सी का मान क्या आ जाएगा माइनस है, a बटे माइनस है -1, यानी कि इसकी वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही इसकी वैल्यू -1 आएगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो हर फ्रैक्शन का मान -1 आ जाएगा, -1। तो दोनों केस में अलग अलग आंसर है, 1/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अब बताओ, अब पल्ले पड़ी बात। ठीक है, अब पल्ले पड़ी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का बेटा, काफी टाइम लगा दिए एक सवाल में। चलिए, सवाल में यह बोला है यदि z बटे x माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स बटे 2y बराबर 2x बटे जेड, तो आपसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा। भाई ये तभी आएगा मेरे भाई जब आपको एक्स वाई जेड का रेशियो पता चलेगा। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो पता करना है, रेशियो पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। एक्चुअली बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बैंकिंग के पेपर का मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बैंकिंग के पेपर में एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा था। करिए बच्चे, और ये इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन है, और जो मैं आपको करा रहा हूं देखो ऐसी तो पूरी तैयारी होती है कि भाई मैंने आपको एक इस टाइप पे 8 सवाल करा दी, इंपॉर्टेंट टाइप है, 8 में से 6 आसान है, मॉडरेट है, 2 सवाल टफ है। वो बच्चे तो बड़े पागल बन रहे हैं ना जो केवल आसान ही करके खुश हो रहे हैं। पेपर में आसान चीजें आती हैं 80%, लेकिन कट ऑफ लग रही है 90%, 93% पे। तो आपको आसान पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन टफ जो सवाल आ रहे हैं 10-20% उस पर को भी पकड़ के रखना है। ये बताओ, जेड बटे एक्स माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स बटे 2y, वेरी गुड अक्षय देव, बराबर 2x बटे जेड, तो इसका मान क्या होगा। भाई ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, कोई अलजेब्रा का सवाल नहीं, तीनों फ्रैक्शन बराबर है, ऐसा नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सोचो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं मेरे भाई, जोड़ देता हूं, तो ये देखिए z प्लस 2z 3z x प्लस 2x 3x, यानी कि ऊपर हो गया 3z प्लस 3x, ऊपर हो गया 3z प्लस 3x, 3 कॉमन। नीचे अगर मैं नीचे जोड़ता हूं तो -2y से 2y कट गया, -2y से 2y कट गया, नीचे आ गया जी x प्लस जेड, नीचे x प्लस जेड आ गया। यहां देखते हैं x प्लस जेड से x प्लस जेड कट जाएगा, क्यों काट दिया हमने, कि अगर कटेगा नहीं तो रेशियो नहीं निकल के आएगा मेरे भाई, रेशियो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि हमें यहां पर रेशियो पता करना है एग्जैक्ट, तो ये ऊपर नीचे से कटना चाहिए। अगर ये 0 ही हो गया तो फिर रेशियो नहीं निकल के आएगा फिर, तो यानी कि ये आ गया बच्चे 3, बराबर आ गया जी 3। ठीक है ना, जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये z प्लस एक्स ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या बच गया, 3 बच गया, यानी कि हर फ्रैक्शन के लिए 3 के बराबर है। इतना सवाल भी बन सकता है एसएससी लेवल पे, डराने के लिए इतना सवाल ही बन सकता है कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी 3। हमें एक्स वाई जेड का रेशियो पता करना है। अब देखिए यहां से तो कोई रेशियो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको देखूं केवल, अगर मैं केवल इनको देखता हूं यहां से 2x बटे जेड बराबर 3, तो यहां से एक्स जेड का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, 2 उधर जाएगा राइट साइड में, 3/2, 3/2, यानी कि x से z का रेशियो तो आ गया 3/2, x से z का रेशियो 3/2 आ गया, x से z का रेशियो। अगर x का मान z है ना, 2 उधर जाएगा तो x का मान 3 है तो z का मान 2 है। अब y का मान क्या होगा मेरे भाई, y का मान देखो, चाहे आप y का मान यहां से निकाल लो, यहां भी y आ रहा है, चाहे y का मान यहां से निकाल लो, यहां भी आ रहा है, यहां से थोड़ा आसान पड़ेगा। तो भाई ये सारे फ्रैक्शन, इसका मान भी, इसका मान भी, इसका मान भी, इसका मान भी, सबका मान 3 के बराबर है। चलो इसको नहीं लेते, ये तो है ही भाई। इस फ्रैक्शन के लिए किसके बराबर है, ये जो फ्रैक्शन है हर फ्रैक्शन का मान 3 के बराबर है, बराबर 3 है। हमें y का मान निकालना है, अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो y क्या होगा, यहां रखो। अगर मैं z की जगह 2 रखता हूं, 2 दूनी 4, x की जगह 3 रखता हूं, z की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, x के 3 रखता हूं, 3 बटे 2y बराबर 3।
y ऊपर जाएगा तो 4 3 7, 3 नीचे आएगा 7/6, तो y का मान 7/6 आ गया बच्चे। तो यहां से x अगर 3 है z 2 है तो y का मान 7/6 आ गया। बोलो किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी, 7/6। अब ये रेशियो निकालना है तो इस पूरे को आप 6 से गुणा कर दीजिए। पूरे रेशियो को 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, रेशियो 7, रेशियो 6 दूनी 12, 6 से 6 कट जाएगा, 18 7 12 रेशियो आ गया एक्स वाई जेड का बच्चे। क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया रेशियो आया, एकदम गोरा गोरा। ये सवाल था जो बैंकिंग में आया था मेरे भाई। सवाल में आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा तो यहां वैल्यू रख लो है भाई, वैल्यू रख दो तो 18 7 25 12 37 और नीचे बटे जेड 12, 37/12 इसका आंसर आएगा। 37/12 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 37/12। ओके, कर लोगे? इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। तो बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर पाओगे पेपर में? कर पाओगे कि नहीं? अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे सब लोग कॉपी में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अगला टाइप लिख लो बेटे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। लिखिए, हिंदी में योगांतरानुपात और समानुपात नियम। हिंदी में योगांतरानुपात और समानुपात नियम। हिंदी में योगांतरानुपात और समानुपात नियम, बड़ा गंदा नाम है हिंदी में। काफी बच्चों ने इसको बचपन में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लेंगे। देखिए बच्चे क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। बेसिकली दो बराबर फ्रैक्शन को सॉल्व करने में काम आता है, दो इक्वल फ्रैक्शन में बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व करने में काम आता है। जैसे मान लीजिए ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल है, मानो दो फ्रैक्शन बराबर हैं, a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है जी, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, a/b बराबर c/d। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है। अगर ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं मेरे भाई, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल ये कहता है कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यानी कि a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी, यानी कि इनको जोड़ा, a और b को जोड़ा, नीचे घटाया। राइट साइड में भी जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में करना है, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में करना है। तो ये आ जाएगा जी c प्लस डी, ऊपर जो दोनों को जोड़ा, c और d को जोड़ा, नीचे मेरे भाई घटाया c माइनस डी, c माइनस डी। जैसा लेफ्ट साइड में प्लस माइनस में वैसा ही राइट साइड में। अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं a/b और c/d, तो जैसा लेफ्ट साइड में a प्लस बी बटे a माइनस बी, वैसा ही राइट साइड में बिल्कुल c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। इसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल कहते हैं। पूरी बात सुनिएगा मेरी, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं कोई बेवजह की कमेंटबाजी हलक से कुछ मत कहिएगा। कहां से आया मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे ही आपको ये हर चीज बड़े बेसिक से निकल के आती है। जैसे मेरे दोस्तों आपको ये बताया गया कि ये दो फ्रैक्शन बराबर है, a/b बराबर c/d। क्या कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, a/b बराबर c/d। अगर मैं दोनों तरफ 1 1 जोड़ दूं, लेफ्ट साइड में भी 1 जोड़ दूं, राइट साइड में भी 1 जोड़ दूं, क्या कोई गलत काम हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं सर अच्छा काम हुआ, दोनों तरफ 1 1 जोड़ दिया। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, a प्लस बी बटे बी और बराबर राइट साइड में c प्लस डी बटे डी, बराबर राइट साइड में c प्लस डी बटे डी, c प्लस डी बटे डी। दिखा? आप बोलोगे यस सर दिखा। हो गया ना? कर लिख सकते ऐसे ही भाई। हमें यह पता है कि a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d दिख रहा है। अगर मैं दोनों तरफ 1 1 घटा दूं, लेफ्ट साइड से 1 घटा दूं, राइट साइड 1 घटा दूं, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर दिक्कत आपके दुश्मनों को है। यहां देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी, a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी, ये हो जाएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे सर बहुत अच्छा हुआ। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे,
तो ये क्या होगा मेरे प्यार में, ये बी से बी कट जाएगा, ये डी से डी कट जाएगा, तो क्या बचा, ये आ गया मेरे भाई ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यही है कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल, यही कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल है मेरे भाई। यानी कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं बच्चों, अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में है वैसा ही अगर राइट साइड में करें प्लस माइनस में, तो भी मेरे दोस्तों बराबर ही रहेगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या? अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे, कॉम्पेंडो डिविडेंडो केवल ये नहीं है जो लिखा हुआ है, केवल जो ये लिखा हुआ ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो नहीं है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर ये दो फ्रैक्शन बराबर हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, ए बटे डी बी बराबर सी बटे डी, तो जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में तो भी बराबर ही रहेगा। एक बच्चा कहता है सर ऊपर मत छेड़ो, ऊपर मत छेड़ो, लबी डबी से हैं ए और सी, सर नीचे घटा दो, नीचे घटा दो, सर नीचे ए में से बी घटा दो, तो यहां भी राइट साइड में आपको सी में से डी घटाना पड़ेगा। ये अब भी बराबर ही है, ये अब भी बराबर ही है। समझ में आया बच्चे? यानी कि जैसा एक्शन लेफ्ट में करना है वैसा ही राइट साइड में करना है, तो भी इक्वली ये भी कॉम्पेंडो डिविडेंडो, ये कोई अलग नहीं है बच्चे, ये भी कॉम्पेंडो डिविडेंडो ही है। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? समझ में आई बच्चों? आप बोलोगे यस सर। ना आगे चलेगा, आगे। अब कॉम्पेंडो डिविडेंडो का एक और स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल, ठीक है जी, जो मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा मेरे भाई सवालों में, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि आपको दिया गया है ए बटे बी, एक फ्रैक्शन है ए बटे बी, ये फ्रैक्शन है, इसका मान है एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ऐसे कर लेते हैं, यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी ये बराबर एक्स बटे वाई, ये एक्स बटे वाई, ये दिया गया मेरे भाई। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई है, तो मुझे ये बताओ तो ए बटे बी किसके बराबर होगा? ए बटे बी, बताना जरा क्या होगा, बताइए। कॉम्पेंडो डिविडेंडो का ही स्पेशल रूप है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो का ही एक्सटेंशन है स्पेशल। कॉम्पेंडो डिविडेंडो का यूज इस तरह की फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में होता है बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के, अभी समझाएंगे बेटा, यूज आएगा आपको सवालों से समझ में, ठीक है जी। यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो a बटे बी किसके बराबर होगा? बताइए बच्चों जरा, जल्दी से बताइए। यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, अभी ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों बराबर हैं, तो a बटे बी किसके बराबर होगा? बहुत बढ़िया भाई, a बटे बी का मान आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई के। a बटे बी का मान आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई के। यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई है, तो a बटे बी बराबर होगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई के। कैसे भाई? ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है मेरे भाई। आपको कैसे कहा? जैसे एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में, ये अंश है, हर है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं मेरे भाई, अगर मैं इनको ऐड करता हूं अंशों हर को, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और नीचे घटाता हूं a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये आएगा बराबर। राइट साइड में भी इनको ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई और नीचे घटाते हैं एक्स माइनस वाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो ऊपर क्या होगा? b से b कट जाएगा, a जमा ए 2a, नीचे क्या होगा? a से a कट जाएगा, b माइनस बी 2b बराबर। राइट साइड में क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, 2 से 2 कट गया,
ए बटे बी का मान आ गया एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यानी कि आप इसको अंश समझो, इसको हर समझो। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। कुछ भी दिया हो, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा छोटा कुछ भी, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। राइट साइड में अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो ये बन जाएगा 2 से 2 कट गया, ए बटे बी बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। लेकिन कभी भी अगर हमारे पास इस तरह का कोई सवाल आता है तो हमें यह लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि भाई अगर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, दो संख्याएं, दो संख्या जोड़ी गई और घटाई गई, उनका रेशियो एक्स बटे वाई है, तो उन संख्याओं का जो रेशियो होगा ए बटे बी का, वो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगा ए बटे बी का। अब प्यारे बच्चे ये वाला सवाल देखो आप जरा, ये वाला सवाल, इस कॉम्पेडो डिविडेंडो पर बेस्ड आप ये वाला सवाल देखिए। एनटीपीसी के पेपर का सवाल है। देखो देखो सवाल देखिए भाई, सवाल में क्या लिखा हुआ है। अगर m प्लस एन बटे m माइनस एन बराबर 7/3 या 7:3 है, तो इसका मान क्या होगा। एम क्यूब प्लस एन क्यूब बट रेशियो एम क्यूब माइनस एन क्यूब, इसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। भाई इसकी वैल्यू तभी आएगी जब आप m से n का रेशियो निकालोगे, m से n का रेशियो। और आपको मैंने अभी समझाया, दो संख्याओं को जोड़ा गया है, घटाया गया है ना, m प्लस एन बटे m माइनस एन। अगर ये 7/3 है तो m से n का रेशियो क्या होगा भाई। अगर मुझे यहां से केवल m और n, केवल m और n इन दो संख्याओं का रेशियो निकालना है तो क्या होगा, 7 + 3 बटे 7 माइनस 3। केवल m और n का रेशियो निकालना है तो क्या होगा, 7 + 3 बटे 7 माइनस 3, क्योंकि 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, तो 5/2 आ गया भैया, 5/2। तो m से n का रेशियो 5/2 आ गया। रेशियो देके बच्चों आपसे रेशियो ही पूछे, यहां वैल्यू रख लो भाई। 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8 133। 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, 125 माइनस 8 117। ये रेशियो आ गया 133 117, बी ऑप्शन ये रेशियो आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर। एक और बताइए भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, हल्का सा क्रिएटिव, हल्का सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, बताइए बच्चों। ये रेशियो के साथ साथ एलजबरा भी घुसा दिया एग्जामिनर ने जबरदस्ती। ठीक है भाई, आजकल तो ऐसे ही सवाल ज्यादा आने लगे हैं भाई। सवाल आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, तो इसमें क्या है, दो चार चीजों को मिक्स करके बना देता है सवाल। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3:1। अगर किसी बच्चे को एलजेब्रा के फॉर्मूले याद नहीं है तो इस सवाल को स्किप कर दो। स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बेकार बता रहा हूं भाई। जिस दिन आपको एलजेब्रा, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, जिस दिन आप एलजेब्रा के फॉर्मूले सीख जाओगे, याद कर लोगे, ये सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा मेरे बिना बताए, ठीक है भाई। वैसे आपको याद होगा इतनी बातें तो कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर आता है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को
अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स प्लस वाई बचेगा बराबर 3:1 यानी कि 3। ऐसे ही ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करें तो यह आएगा एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई यह है मेरे प्यारे भाई यहां पर 5/6 सॉरी, एक्स माइनस वाई का मान है यहां पर 5:6, 5/6 है सॉरी, 5/6। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। हमको चाहिए ये 2x/3y, ये चाहिए, और ये तभी आएगा जब आपके पास x से y का रेशियो होगा, तभी आएगा मेरे भाई। ये मेरे पास x प्लस वाई है, मेरे पास x माइनस वाई है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये भैया 6 ऊपर चला जाएगा, 6 18/5, तो ये x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई कितना आ गया 18/5। भाई अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 18/5 आ गया तो आप यहां से x बटे वाई, एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकाल सकते। x से वाई का रेशियो क्या आएगा 18 + 5 बटे 18 - 5, 18 + 5 23 बटे 18 - 5 13, 23/13 आ गया एक्स से वाई का रेशियो 23/13। लेकिन सवाल में ये x बटे वाई थोड़ा ना पूछा है, सवाल पूछा है 2x/3y, तो ऊपर 2 से गुणा और नीचे 3 से, ऊपर 2 से गुणा नीचे 3 से। अभी देखो कुछ कट नहीं रहा यार, तो 46/39 आंसर आएगा, 46/39 डी ऑप्शन आंसर है। अरे 36-43 कहां से आ रहा है तुम्हारी, कुछ तो बुद्धि रखा करो यार, ये बिल्कुल कोड़ियों के भाव बेच के खा गए। कर लोगे दोस्त, कर लोगे क्या आप, ठीक है भाई। अब जैसे आपके सामने यही सवाल आ गया जी, आपके सामने यही सवाल आ गया कि यदि 5x + 3y बटे 5x - 3y, यदि 5x + 3y बटे 5x - 3y बराबर 21/17, 21 से ज्यादा लिख लिया बड़ा, 11/6, ये आ गया भाई 11/6। तो हमारा सवाल है x बटे वाई क्या होगा, x बटे वाई क्या होगा, हमारा सवाल ये है, बताओ। यदि 5x + 3y बटे 5x - 3y बराबर 11/6 है तो x बटे वाई क्या होगा। बिल्कुल विवेक कुमार, ऑप्शन से भी हो जाएगा। पवन रावत बिसी ये सवाल नहीं समझे, छोड़ दो पवन रावत जी, अपने आप आ जाएगा कुछ महीने के बाद, ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं समझने की, कॉन्सेप्ट पता है बस, ठीक है। अलजेब्रा का फॉर्मूला याद नहीं है ना बेटे, कैसे समझोगे आप। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है x + y, यहां से आ जाएगा, यहां से x - y, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x + y बटे x माने, क्योंकि रेशियो पूछा, रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है, डिवाइड किया अभी कंपेरेटिव डिविडेंड लगाया, 2x बटे 3y पूछा, ऊपर 2 से गुणा नीचे 3 से गुणा, सिंपल है। ये बताओ 5x + 3y बटे 5x - 3y 11/6 x बटे y पूछा है। ध्यान सुनेगा, दो संख्याओं को जोड़ा गया है, घटाया गया है। 5x + 3y बटे 5x - 3y 11/6, दो संख्याओं को प्लस किया गया है, माइनस किया, जोड़ा गया है, घटाया गया है। तो यहां से मेरे भाई 5x से 3y का रेशियो क्या आएगा, अगर मैं यहां से इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालता हूं 5x से 3y का, तो रेशियो क्या आएगा बच्चे 11 + 6 बटे 11 - 6, ये आएगा 11 + 6 बटे 11 - 6, यानी कि यह आ जाएगा 17/5, 11 6 17/5 आ जाएगा मेरे भाई, 17/5। तो यहां से x से y का रेशियो क्या आएगा बच्चे, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 17 × 51, 5 × 5 = 25, 51/25 इसका आंसर आ गया, 51/25। यही फायदा है कंपाउंड डिविडेंडो का। अगर बेसिक से करना है तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब आंसर आता। यहां बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, यह कंपाउंड डिविडेंडो का फायदा है।